Good morning everyone. Now in this video I have to describe you subordinate courts. In previous video I have to describe you about the Supreme Court and the High Court. Now in this video we have to continue our this topic of judiciary, that is Union Judiciary, or now we have to discuss about the subordinate court. Okay, सबसे firstly subordinate courts are described in our constitution under chapter 6. Okay, and starting from the article 233 इसके अंदर बताया गया है कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कैसे हो. ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल 233 को ही देख लेते हैं. इसमें वो क्या बोल रहा है कि appointments of a persons to be and the posting and promotion of district judges in any state shall be made the governor of the state in consultation with the high court exercise jurisdiction in relation to the such state. So firstly we have to read this clause in a very detail. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी डिस्ट्रिक्ट जजेस की. अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की अपॉइंट होना, उसको पोस्ट करना या उसको प्रमोट करना एज ए डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी स्टेट के अंदर, वो गवर्नर करता है. गवर्नर करता है ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट. मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर होता है. गवर्नर ऑफ द स्टेट वो किसकी कंसल्शन से करता है? वो विद द हाई कोर्ट की कंसल्शन से करता है, जो हर किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर अपने अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया होता है. उसके बाद सप्लोज 2 की बात आती है. इसमें क्या बोलते हैं? अ पर्सन not already in the service in the union or the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment. इसके अंदर उसने ये बात बोली, एक ऐसा पर्सन जो यूनियन और स्टेट की सर्विस के अंदर नहीं है, ओनली भी एलिजिबल, जिस बंदे ने यूनियन और स्टेट की सर्विस नहीं करी है वो बंदा तभी एलिजिबल हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए इफ़ ही हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years एडवोकेट और अ प्लीडर एंड इज़ रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट. अगर उसने 7 साल तक अगर उसने प्रैक्टिस की हुई है एज अ प्लीडर और अगर हाई कोर्ट उसको रिकमेंड कर रहा है कि इसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तो वो पर्सन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो जाता है. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, किसकी कंसल्शन से? हाई कोर्ट्स की कंसल्शन से. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके? विद द कंसल्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऐसे ही हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द गवर्नर और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी रिकमेंडेशन से होते हैं. सबसे पहले हम एक हायरार्की पढ़ लेते हैं इनकी, इस पूरी कोर्ट्स की जुडिशरी सिस्टम की क्या हायरार्की होती है. नंबर फर्स्ट, देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है. सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट कहा जाता है. उसके बाद आती है हाई कोर्ट की बारी, वो हाईएस्ट जुडिशरी है उसके अंदर, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, वहाँ पे अपील्स रिट्स वगैरह जाती हैं. फिर आगे क्या होता है, ये आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. एक साइड है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और एक साइड होता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वो होती हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उनके अंदर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है. बहुत कुछ सिटीज़ जो हैं जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वगैरह एप्लीकेबल होती है, जैसे दिल्ली वगैरह शहरों के अंदर. ये भी आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. एक साइड आता है सिविल, दूसरी साइड आता है क्रिमिनल. सिविल के अंदर क्या होता है, देयर इज अ सिटी काउंसिल कोर्ट, सिटी की काउंसिल कोर्ट होती है. फिर सिटी काउंसिल कोर्ट से कोर्ट ऑफ स्मॉलर केसेस, छोटे केसेस के लिए भी कोर्ट्स होती हैं. पहले होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो होती हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं. नंबर फर्स्ट सिविल, नंबर 2 देयर इज अ क्रिमिनल. जो सिविल कोर्ट है उसके अंदर पहले सिटी काउंसिल कोर्ट्स आएगा, फिर कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेज आएगा. फिर अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की, उसके अंदर सबसे पहले सेशन जज बैठता है. ठीक है, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बैठता है, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठता है. ठीक है, ये मैं एक बार प्रिस्क्राइब कर दूंगा मैं आपको. उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की बात. तो इसके अंदर क्या बताया गया है, ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिविल और क्रिमिनल. और सिविल होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर और क्रिमिनल होता है सेशन के अंदर. ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो है आगे सब कोर्ट के अंदर डिवाइड है. फिर वो आगे प्रिंसिपल ऑफ जूनियर
जूनियर सिविल जज के अंदर डिवाइड है। जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर आगे पार्ट्स है सेशन कोर्ट, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है प्रिंसिपल जूनियर ऑफ सिविल जज के नीचे एक पॉइंट, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको सेंड कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ बात आती है कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंट। एक आर्टिकल था 227, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर उसने क्या बात बोली हुई है आपको, कंट्रोल और सुपरिटेंडेंट। हाई कोर्ट क्या होता है, जो छोटी कोर्ट्स होती हैं उनका उसने पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, एक हेड ऑफ जुडिशरी है। किसी भी स्टेट के अंदर सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट होती है। वो पूरी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था पहले वाली वीडियोस में, रिट्स का, जो सुप्रीम कोर्ट में भी लगती है हाई कोर्ट में भी लगती है। सो अंडर आर्टिकल 32 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो डील करता है फंडामेंटल राइट से। अगर हम अंडर आर्टिकल 226 की बात करें, वो हाई कोर्ट के अंदर वो डील करता है फंडामेंटल राइट से किसी और पर्पज़ से। ये डिफरेंस था दोनों के अंदर, आर्टिकल 32 226 के अंदर, ठीक है। तो जो इसके अंदर एक लाइन आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसने कहा हाई, जो आर्टिकल 226 है उसके अंदर हाई कोर्ट के पास जाती है रिट्स, फंडामेंटल राइट्स और किसी और पर्पस लेके। जो किसी और पर्पस का यहाँ पर मतलब है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से है, जो पूरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर होगा सभी चीज़ को लेके। ये इंक्लूड करता है ट्रिब्यूनल्स को भी इंक्लूड करता है, लेकिन ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन फंडा ये निकलता है कि जो आर्टिकल 227 है वो ये कहना चाहता है जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट का जो प्रोसीजर होगा वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट का प्रोसीजर वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि तुमने कैसे होगा, कैसी प्रोसीडिंग होगी, कैसे वकालतनामा फाइल होगा, सारी प्रोसीडिंग कैसे कैसे जजेस बैठेंगे, ये सब कुछ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और बहुत हद तक यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हर स्टेट के हिसाब से, हर हाई कोर्ट की कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं। उसके बाद पॉइंट आता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट। नंबर फर्स्ट, High Court can withdraw a case pending before any subordinate case courts if it involves a substantial question of law। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं there is a substantial question of law, you know, अगर कहीं पर सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कोई केस चल पड़ा, उसका क्या कहते हैं, वो किसी क्वेश्चन ऑफ किसी लॉ की, किसी इंटरप्रिटेशन, किसी रूल के ऊपर कुछ आ गया, मतलब कोई डिस्कशन आ गया, कुछ केस आ गई, तो फिर वो क्या करेगी, पावर, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वहाँ पे केस क्या कहते हैं विथड्रॉ करवा के वो अपने पास लेके, उसके लिए अगर उसको लग रहा है कि ये केस उसको वापस दे देना चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट को, लॉ को कुछ इंटरप्रिटेट करके, तो वो इंटरप्रिटेट करके वो वापस सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे देगी। लेकिन जो रूल्स हाई कोर्ट उनको बना के देगी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। The case can be disposed of itself for resolve the question of law and return the back to the same court. The opinion tendered by the High Court would be binding to the Supreme Court. I am already described you that the rules are making by the High Court is mandatory, is essential applicable to the Supreme Court, right? Number third, matters pertaining to posting, the promotion, grant of leave, transfer, discipline of the members and their, उसने कहा जो मैटर्स होंगे, किसी प्रमोशन से लेके किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को रिटायर होना है, किसी को डिसिप्लिन मेंबर्स कोई मेंटेन नहीं करा, उसके लिए भी हाई कोर्ट के पास यहाँ पर पावर्स होती हैं, ठीक है। और सबसे पहले यही था हमारा टॉपिक उसका सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स का। थैंक यू।